नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बिहार के सिवान पहुंचे पीएम मोदी का कांग्रेस आरजेडी पर बड़ा हमला। बोले जंगल राज वालों से सावधान रहे, वो घात लगाकर बैठे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने दिया झटका। पाक के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने भारत पाक संघर्ष को रुकवाने के ट्रंप के दावे को किया खारिज। ट्रंप मुनीर की लंच मीटिंग पर पाकिस्तान में घिरे फील्ड मार्शल असीम मुनीर। पाकिस्तान के अखबारों ने लिखा, कोई फ्री में लंच नहीं खिलाता। ईरान इजराइल जंग का आज 8वां दिन। इजराइल ने रात भर ईरान पर की बमबारी तो ईरान ने भी किया पलटवार। हिजबुल्लाह भी मैदान में उतरा, बोला हम ईरान के साथ। ईरान इजराइल जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। बोले जंग में कब उतरेंगे, 2 हफ्तों में लेंगे फैसला। खबरों में सबसे पहले बात पीएम मोदी की। आज पीएम मोदी बिहार के सिवान पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। बिहार में 4 महीने के बाद चुनाव है, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी ने बिहार में एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़ी रैली भी की। पीएम मोदी ने कहा, पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई है। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है और मैं बिहार वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं कि हमने भले ही बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर रहने वाला मोदी नहीं है। मुझे तो अभी बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है। पीएम मोदी की हुंकार जो विपक्ष पर पड़ रही है भारी। देखिए, वहाँ पे बहुत ही क्रूशियल चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और चुनाव हर डिफिकल्ट होता है। ऐसा नहीं कि कोई केक वॉक है। वहाँ का राजनीति थोड़ा सा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स है ड्यू टू कास्ट इक्वेशंस। डिपेंड करेगा कि किस तरीके से वहाँ पे अलायंस बनते हैं। अलायंस प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़ा बढ़िया बना हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, जेडीयू, बीजेपी और इस बार एलजेपी भी साथ में है, तो एक पलड़ा भारी नज़र तो आ ही रहा है। लेकिन ये कहना कि तेजस्वी यादव का जो अलायंस है बहुत ही वीक है, ये भी गलत होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि विपक्ष की तरफ से अभी अलायंस के ऊपर कोई कंक्रीट फॉर्मूला नहीं बना है और ऐसा लग रहा है कि विपक्ष एकजुट नहीं रह पाएगा और यही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अलायंस जो वहां पे है उसको इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने बड़ा झटका दिया है। डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने कराया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी के तमाम नेता यही राग अलापते रहे कि सीज फायर में ट्रंप की भूमिका है, लेकिन मोदी सरकार ट्रंप की भूमिका से इनकार करती रही, जो अब पाकिस्तान ने ही सही साबित करती है। दरअसल इशाक डार ने जियो टीवी के इंटरव्यू के दौरान कहा कि सऊदी अरब के प्रिंस फैजल ने उन्हें कॉल किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ डार की बातचीत के बारे में पता चला है। उन्होंने पूछा क्या वो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करके पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की बात रख सकते हैं। डार ने तुरंत हाँ कहा और कुछ देर बाद फैजल ने बताया कि उन्होंने जयशंकर को मैसेज पहुंचा दिया है, यानी पाकिस्तान की तरफ से ही सीज फायर का क्या कहे कि गुहार लगाई गई थी। देखिए, ये अब तो वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री उन्होंने भी कह दिया। होता ये है कि जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, फ्रांस भी बात कर रहा है ईरान से, यूके भी बात कर रहा है, पुतिन साहब का भी इसमें इंटरफेरेंस आ रहा है। सारे लोग बात करते हैं। जब भी इस तरह को क्राइसिस आता है तो सारे लोग बातचीत करते हैं। अब कोई आदमी ये कहना शुरू कर दे हमने रुकवा दिया, हमने रुकवा दिया, हमने रुकवा दिया, और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी यहां तक चली गई कि लोग देशद्रोही बताने लग गए कांग्रेस पार्टी को। ये इनकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई। कारण अब क्या जवाब वो देंगे कि अब
पाकिस्तान का विदेश मंत्री कह रहा है कि सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि सऊदी प्रिंस फैजल उन्होंने बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम आपकी तरफ से ये बात करने के तैयार हो गए कि भाई आप सीज फायर के लिए रेडी हैं। और उसके बाद इनको कहा गया कि भाई अपने डीजीएमओ को कहो कि वो इंडिया के डीजीएमओ को फोन करे। तो सरेंडर पाकिस्तान ने किया। राहुल गांधी को ख्वाब आ रहे थे कि सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर, इस तरह के रेटोरिक करके आप अपनी ही भद्द पिटवा रहे हो। दिक्कत क्या है, झूठ ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। और जिस हिसाब से जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, हिंदुस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कि किसी भी थर्ड, ये जो ट्रेड और निगोशिएशन हिंदुस्तान पाकिस्तान रिश्तों के बीच में सुलह करवाने में किसी थर्ड की भूमिका, इसको नकार दिया गया था, तो ये तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि क्राइसिस के दौरान बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं। अब ये बताएं कि क्या कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के विदेश मंत्री के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी? ये तो सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई आप तो चल गए, इतने दिनों तक अटैक करते रह गए, आप ये कह सकते हो कि भाई ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री जो वो झूठ बोल रहा है, सुलह तो करवाई ट्रंप ने, ये पाकिस्तान के ऊपर दबा। आप ये देखिए, तो ये जब देश का मसला होता है तो उसमें विपक्ष को भी थोड़ी शांति बरतने की आवश्यकता होती है। जी, खबरों में अब बात मुनीर की बेइज्जती की। मुनीर ट्रंप की मीटिंग को लेकर पाकिस्तान में हंगामा मचा है। पाकिस्तान के अखबारों में मुनीर की भयंकर बेइज्जती हो रही है। डॉन ने अपने एक लेख में कहा है कि कोई भी लंच फ्री नहीं कराता। बाकी सज्जाद सैयद ने अपने लेख में लिखा है कि शायद ये मीटिंग तब कराई गई जब पाकिस्तान की तरफ से ईरान के समर्थन का ऐलान किया गया। इसके अलावा लंच पैड के तौर पर भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने का खतरा है। सैयद ने ट्रंप के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने असीम मुनीर के लिए कहा कि ये ईरान को बहुत अच्छे से और सबसे अच्छे से जानते हैं। इसके आगे ट्रंप ने कहा कि वो ईरान में हो रही घटनाओं से किसी भी बात से खुश नहीं है। यानी यहाँ पर जो मुनीर और ट्रंप का लंच हुआ वो बहुत भारी पड़ रहा है मुनीर को। देखिए, जब से ट्रंप साहब के साथ उन्होंने लंच किया उसके 3 दिन पहले से ही हम लोग कह रहे हैं कि भाई अमेरिका ने बुलाया है कि हाजिर हो, इधर युद्ध पे हम लोग जा रहे हैं और वी वांट यू टू स्टैंड विथ यूएसए। ये सिंपल सी बात थी। 5 दिन से वो पेंटागन के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे। राष्ट्रपति से मिलने का वो भी कोई औपचारिक, वो अमेरिका किसी ने बुलाया नहीं था, वो पेंटागन गए थे अपना हिसाब किताब करने के लिए। और जब वो एग्री कर गए कि वो ईरान के साथ नहीं अमेरिका का साथ देंगे, व्हेन ही एग्री टू बिकम अ फ्रंटियर स्टेट फॉर यूएसए। फ्रंटियर स्टेट वो कहलाता है कि जो खुद लड़ता नहीं लेकिन उसके लिए सारी चीजें करता है। मसलन अमेरिका को एयर बेसिस देना, अमेरिका को वहां पे बेस बनाने के लिए जगह जमीन देना, प्लस वहां की आर्मी ईरान की तरफ जा सके उसके लिए रोड का एक्सेस देना, प्लस आपको यह भी कहा गया कि भाई अमेरिका के लिए, नाटो के लिए आप अपने एयर स्पेस जो है वो अलाउ करें। वो अलाउ ऑलरेडी किया जा चुका। तो कहने का मतलब ये है कि वंस ही एग्रीड टू बिकम अ स्टूज ऑफ यूएसए, जब इसने सरेंडर कर दिया कि ठीक है भाई हम अमेरिका की सारी बातों को हम मानने को तैयार है, ठीक उसी तरीके से जब अफगानिस्तान पे अमेरिका अटैक कर रहा था तो सारी चीज़ें वो पाकिस्तान से ही हैंडल हो रही थी। तो ये जो पूरा मसला है ये मुनीर के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। सिर्फ डॉन ही नहीं, ज़्यादातर अखबार, टेलीविज़न चैनलों के ऊपर अब ये जो डिस्कशन हो रहा है कि ये तो आप पाकिस्तान को बेच आए, गिरवी रखाए आप अमेरिका के सामने। अब वहाँ की जनता ईरान के साथ, वहाँ की सरकार ईरान के साथ, और आर्मी जो सबसे पावरफुल यूनिट है पाकिस्तान के अंदर वो अमेरिका और इजराइल के साथ नज़र आ रहा है। तो ये तो बहुत बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए। जी, और खबरों में अब बात ईरान इजराइल जंग की। ईरान इजराइल जंग के 8वें दिन ईरान ने इजरायली शहरों पर मिसाइल हमले किए जिससे इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और नागरिक बंकरों में शरण ले रहे हैं। इससे पहले इजराइल ने ईरान के सामरिक ठिकानों को भी हमला किया और नस्ते-नाबूद किया जिसमें परमाणु ठिकाने भी शामिल थे। खबरों की माने तो बीती रात इजराइल ने ईरान पर रात भर बमबारी की है। वहीं इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल
कार्टेज ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei को जीने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कई देशों ने अपने दूतावास ईरान में बंद कर दिए हैं। ईरान में मौत का आंकड़ा भी अब डराने लगा है, जिसकी वजह से ईरान अब बातचीत की गुहार भी लगा रहा है। ईरान में हर गुजरते दिन के साथ हालात काफी चिंताजनक बने। देखिए, ईरान बातचीत के लिए रेडी हो गया, इसका मतलब है कि उनको समझ में आ रहा है कि वो लोग सुरक्षित नहीं है। जुमे की नमाज हुई, नजर नहीं आए, वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सके। इसका मतलब है कि खामनाई भी डरे हुए हैं। अदरवाइज जो काम वो रेगुलरली करते थे वो नहीं कर रहे हैं। और उधर जहां हमला चल रहा है ईरान का इजराइल के अंदर, वहां खुलेआम घूम रहे हैं नेतन्याहू। उनको डर नहीं, इधर डर है। आपने अपने विदेश मंत्री को जिनेवा भेजा है कि आप बातचीत कर लें, चीज़ों को सुलझा लें। लेकिन दिक्कत क्या है कि इजराइल ने यह तय कर लिया है कि न्यूक्लियर जितने भी इंस्टॉलेशंस हैं, जहां जहां भी न्यूक्लियर इनरिचमेंट का काम चल रहा है, उसको तो तबाह करना ही पड़ेगा। ईरान के पास ऑप्शंस बस इतना ही है कि ही कैन से कि भाई हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को विड्रॉ कर रहे हैं, और जब तक आप इस पे एग्री नहीं करोगे तब तक कोई ट्रूस, कोई रुकने वाला नहीं है इजराइल। तो एक तो ये मसला है, और दूसरी जो सबसे अहम इस युद्ध के दौरान जो दिख रहा है वो ये कि लगातार इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जीने का अधिकार नहीं है खामनेई को। मतलब खामनेई के अलावा कोई और वहाँ पे सरकार को चलाए तब तो ठीक, अदरवाइज इस व्यक्ति को वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मार तो दिया होता अब तक, लेकिन जो ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने वीटो को लगा रखा है कि बाकी के आर्मी चीफ को मार लो, उसके गार्ड्स के चीफ कमांडर को मार लो, सारे लोगों को मार लो, लेकिन अभी खामनेई को मारना वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि उससे कुछ और समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए खामनेई बचे हुए हैं। अदरवाइज ईरान की जो स्थिति है, जिस तरीके से वो चारों तरफ से घिर गया है, जिस तरीके से नाटो के अलग अलग देश भी इस युद्ध में शामिल होने जा रहे हैं, और एक जो वक्त दिया गया है 14 दिन का, इस 14 दिन में अगर ईरान सरेंडर नहीं करता अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्रोग्राम को, तब तक वहाँ पे शांति हो, इसकी कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है। बिल्कुल। खबरों के आखिर में बात ट्रंप के यूटर्न की। इजराइल और ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री की खबरों ने हलचल तेज कर दी थी, लेकिन अब व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों में ये फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। दरअसल प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी गई चेतावनी की जो समय सीमा है वो बढ़ा दी है। सवाल यह है कि ईरान के खिलाफ जंग में उतरने से अमेरिका क्यों कतरा रहा है? ट्रंप ने यू टर्न क्यों लिया है? क्यों लिया है ट्रंप ने यू टर्न? अगर आप देखिए कि ऐसे देखते में लगता है कि ट्रंप डर गए। डर की वजह क्या है? डर की वजह ये है कि उनकी ऑलरेडी पॉपुलैरिटी जो है बहुत डाउन है। डोनाल्ड ट्रंप 1 घंटे में अपने बयान से पलट जाते हैं। अभी कल तक कह रहे थे कि सैटरडे को हम फाइनल ऑर्डर दे देंगे। कई जगह पे खबर आ गई कि आर्मी को कह दिया गया, एयरफोर्स को कह दिया गया, भाई स्टार्ट कर दो, फाइनल ऑर्डर का इंतजार करो जो सैटरडे तक आएगा। लेकिन अचानक से आपने 14 दिन का नाम ले लिया। अब 14 दिनों में क्या होगा? कई सारी थ्योरीज है। एक जो सबसे बड़ी वजह नजर आ रही है कि उनकी अपनी ही पार्टी युद्ध में नहीं जाना चाहती। डेमोक्रेट्स भी इसका विरोध कर रहे हैं। ऑलरेडी इनकी पॉपुलैरिटी डाउन है। पूरा कैंपेन जो इन्होंने चुनाव लड़ा उसमें ये कहा कि भाई युद्ध के खिलाफ हम जो है कैंपेन चला रहे हैं, पूरी दुनिया में मैं शांति ला दूंगा, और खुद आप युद्ध पे जाओगे तो एक तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी चीज़, जो आर्मी और वॉरफेयर के एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 14 दिन का टाइम इसलिए लिया गया है क्योंकि 14 दिन का टाइम आपने तो लिया, लेकिन साथ ही साथ आपके 2 बेड़े जो पैसिफिक ओशन में, जो एशिया पैसिफिक जिसको कहते हैं, फिलीपींस, जापान के साइड में, ये जो साउथ चाइना सी के अंदर आपके जो बेड़े हैं उसको आपने मार्चिंग ऑर्डर्स दिए हैं कि वो सब अरब सागर आ जाए। मतलब आने में 10 से 12 दिन लगेंगे, और इसी की तैयारी, मतलब ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फैसला कर लिया है, लेकिन तैयारियों के लिए उनको 10-12 दिन का टाइम चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप अनप्रिपेयर्ड तरीके से आप ईरान के साथ चले जाएं
और 4-5 मिसाइल आपके एसेट्स के ऊपर अगर गिर जाए तो उससे दिक्कत हो जाए, इधर से भी आप जाओगे, उधर से भी आप जाओगे, क्योंकि कोई युद्ध इतनी दूरी पे जाकर के लड़ना ये किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। वियतनाम वॉर हो, चाहे वो इराक हो, चाहे फिर वो अफगानिस्तान हो, अमेरिका इन सब चीज़ों को समझ चुका है और इसलिए ये कहा जा रहा है कि 14 दिन का टाइम लिया गया है। लेकिन इजराइल वो ये कह रहा है कि फैसला आपने जो कुछ भी लिया हो, हमारी लड़ाई ईरान के साथ जारी रहेगी। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।